जय हिंद दोस्तों खबर है कश्मीर से 13 मई को खबर आई कि राहुल भट्ट नाम का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कश्मीर के अंदर काम कर रहा था और कश्मीरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के चलते उसको कश्मीर में सेटल किया गया था और वहां अपॉइंट किया गया। लेकिन हथियारबंद आतंकवादी आए 3 और उन्होंने आकर राहुल भट्ट को पूछा कि तुम में से राहुल भट्ट कौन है। उसके बारे में पूछा। राहुल ने कहा हाँ मैं हूं। उसको उठाकर गोली मार दी। अब गोली मारी तो पूरे का पूरा इस समय पर कश्मीर के अंदर बवाल है, शोर मच रहा है। लेकिन इसके पीछे डायमेंशंस क्या क्या हैं, क्या सब चीजें चल रही हैं, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि क्या ये सरकार का पूरे तरीके से फेल्योर है। क्योंकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि हमने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, देश में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं, कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दावे कितने ठीक हैं, क्यों ठीक हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है, गलती है तो कहाँ है, क्यों कश्मीरी मारे जा रहे हैं और इन आतंकवादियों को पकड़ा जा पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहे, या हमारी सरकारी एजेंसियां विफल हो गई हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी आगे करना चाहते हैं तो आपके लिए NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आ गए तो समझ लीजिए आपने अपनी तैयारी की 60% जंग जो है वो जीत ली है। और इसी चीज़ के लिए हमने आपके लिए NCERT का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम है। क्लासरूम मीन्स घर बैठ के आपको ऐसे ही फीलिंग आएगी जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। आप 2 वे कम्युनिकेशन के चलते मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। इस तरीके का बैच हमारा लॉन्च हुआ है। इसके अंदर अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है और मंडे से बैच चालू हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं क्योंकि पहली जो क्लासेस है वो इंट्रोडक्शन ही गई हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे हैं। नंबर जो है वो है 9911119407। ये जो नंबर है ये इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी टेबल नाम की जो हमारी ऐप है इसे डाउनलोड कीजिए और इस पर इस कोर्स के बारे में पता कीजिए और रजिस्टर कीजिए। 500 रुपीज पर मंथ फीस है, बहुत एक नॉमिनल चार्जेस हैं। इतने नॉमिनल चार्जेस कोई भी UPSC PCS का इंस्टीट्यूट जल्दी से नहीं ले रहा होगा, प्रॉपरली जो कम से कम उसी के बारे में प्रिपरेशन करता हो या उसी लेवल की प्रिपरेशन करवाता हो। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कश्मीर के मामले में सबसे बड़ा जो स्टैंड चेंज हुआ या चेंज आया वो था 5 अगस्त और 2019। 5 अगस्त 2019 को अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 कर दिया गया और जैसे ही अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया, इसका सीधा मतलब ये था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर टेरिटरीज के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल होगा और इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये अबॉलिशन करने के बाद असलियत में रियल चैलेंज स्टार्टेड। रियल चैलेंज वहां से शुरू हुआ था, समझे। और वो चैलेंज ये था कि वेदर द कश्मीरीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस चेंज और नॉट, कि कश्मीरीज जो हैं ये इस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बदलाव को, अगर कश्मीरीज इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि सिचुएशंस जो पहले बुरी होने का दावा किया जा रहा था वो सिचुएशंस अब सच में उससे ज्यादा बुरी हो जाएंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी इसलिए सच्चाई ये थी कि 370 हटने के बाद सरकार के ऊपर अब इतना ज्यादा दबाव था कि जो कॉमन मासेस थे, कॉमन काश्मीरी था, उसको कॉमन काश्मीरी को सीधा सीधा
जो है वो मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर शामिल होना चाहिए था, और जब तक वो मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर अपने आप को शामिल नहीं करेगा तब तक, या उसके इंडिया के अंदर शामिल नहीं होगा और अपने आप को इंडियन फील करना शुरू नहीं करेगा, तब तक 370 हटाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पहले भी वही हालात थे, अभी भी वही हालात बने रहते। अब ऐसे में नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को समझा और उसके बाद जो रियल चैलेंजेस थे उसको काउंटर करने के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए, और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इस हद तक चलाए, भाई एक तो रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स तो था ही, लेकिन वो जो रिहेबिलिटेशन है यानी पुनर्वास है कश्मीरी पंडित्स का, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहां के लोकल्स जो ज्यादातर मुस्लिम्स हैं वो इन कश्मीरी पंडित्स को अपने बीच में एक्सेप्ट कर पाए। और एक लोकल कश्मीरी पंडित के साथ, भाई लोकल कश्मीरी पंडित हो सकता है सिस्टम के दबाव में जल्दी से, मतलब गवर्नमेंट के दबाव में जल्दी से रिएक्ट ना करे, लेकिन वो जो लोकल कश्मीरी है वो लोकल कश्मीरी इन कश्मीरी पंडित्स को अपने बीच में रहने दे और उसके साथ साथ वो जो इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स छोड़ो, जो टेररिस्ट्स हैं, जो सच में कश्मीर को जला के खत्म कर देना चाहते हैं पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के इशारे पर, वो टेररिस्ट, क्योंकि असलियत में अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीरियों की जीत है, लेकिन एक तो कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट पावर्स थी उनकी हार है, और सेपरेटिस्ट पावर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान है जो हमेशा से एक प्रोपेगेंडा चलाता रहा कि पाकिस्तान, कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए था, आम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन रियलिटी ये है कि आम कश्मीरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ, कोई भी दुनिया का कोई भी आम आदमी जो है उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी आम आदमी है, आप अपने आप से सोच कर देखिए, सबसे पहले किसी भी इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ये याद रखिएगा। सबसे पहले किसी भी इंसान की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और अगर उस इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान है तो उसके बाद उसे सम्मान चाहिए होता है, और जब सम्मान भी मिल जाए तो उसे देश के अंदर लगभग सब चीजें मिल चुकी हैं, अब वो भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ या भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप के इशारे नारे लगाता हुआ दिखाई देगा। धर्म, जात, सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा दुश्मन है पेट की भूख। जिस सिस्टम में, जिस व्यवस्था में, जिस जगह पर, जिस देश में जो भी आप सिस्टम कह रहे हैं, जाति में, धर्म में, कुछ भी, उसमें अगर एक इंसान की पेट की भूख मिट रही है, अगर एक इंसान को खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उसके लिए वो सिस्टम अच्छा है। और जिसे इन चार में से एक चीज गायब है, वो देश, वो सिस्टम, वो धर्म, वो जाति उसके लिए अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। बेसिक थॉट ये है, भारत सरकार इसी चीज पर काम कर रही है कि इन यहाँ कश्मीरियों को जो पिछले 70 साल में नहीं मिला और जो लगभग पिछले 30-35 साल के अंदर इन्होंने बर्बादी देखी, मिलिटेंसी देखी, क्योंकि ये मिलिटेंसी तब की है जब मैं पैदा हुआ था। भाई मैं मीन्स मेरी जनरेशन जब पैदा हुई थी, अब हम 40 के आसपास पहुंच चुके हैं, और जब हम पैदा हुए थे तब की खबरों के अंदर ये बताया, जब तब के अखबारों के अंदर, मैं तो पूरा का पूरा अखबार तक छान रहा 1-2 बार तो, कि अखबारों के अंदर भी ये देखने को मिला, जब हम पैदा हुए या जब हमारी जनरेशन पैदा हुई, जो आज के दिन मेरी अगली जनरेशन जो है वो बड़ी होने जा रही है, तो वो हम जब पैदा हुए तब से, यानी पूरी 2 जनरेशन का फासला है। 20 साल में एक जनरेशन बड़ी हो जाती है, तो 2 जनरेशन्स का फासला है।
यानी एक वो जनरेशन जो उस टाइम पैदा हुई थी वो 40 में पहुंच चुकी है, दूसरी जनरेशन जो उस टाइम पर उसके 20 साल बाद पैदा हुई थी आज वो 20 साल की हो चुकी है। तो दो जनरेशंस प्रॉपरली, वो दो जनरेशंस बीतने के बाद यानी कश्मीरियों की ये 2 से 3 जनरेशन जो हैं, 2.5 जनरेशन प्रॉपर इस तरीके से जो बीत चुकी हैं, वो बर्बादी को देख रही हैं। एकदम से उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के बाद जो डेवलपमेंट दिखाई देगा, उससे पॉसिबिलिटी ये है कि उनके बीच में या उनके दिमाग में जो सेपरेटिज्म की पावर, सेपरेटिज्म की जो बात है वो भी खत्म हो जाए। मजे की बात ये है, यहां इंडिया ने एक और बहुत अच्छा काम ये किया कि पॉसिबिलिटी ये थी कि इंडिया को एक हिंदू नेशन या हिंदू कंट्री की फॉर्म में देखने की वजह से पॉसिबिलिटी ये कि वहां की जो मुस्लिम जनता है वो एक बार को अगेंस्ट खड़ी हो जाए इंडिया के, और ये कहीं नहीं क्योंकि ये हिंदू हैं हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं ये हिंदू के नाम पर, उन हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन देशों कश्मीरियों को भड़काएं। तो इंडिया ने वो अरब कंट्रीज से, खासकर यूएई के डेलीगेशन से, अभी यूएई के सुल्तान एक्सपायर हुए हैं, तो इंडिया ने सबसे बड़ा सम्मान दिया, अपना देश का झंडा एक दिन के लिए आधा झुका दिया। हालांकि उस देश ने तो 40 दिन का अपना एक शौक रखा है, लेकिन यहां अपने देश का झंडा आधा झुकाने का मतलब है कि हम आपके देश का कितना सम्मान करते हैं, आपके राष्ट्र प्रमुख जो हैं उनको हम अपने राष्ट्र प्रमुख की तरह मानते हैं। ये सम्मान वो इसीलिए तो ताकि यूएई ने $1 बिलियन, पाकिस्तान वो $1 बिलियन बीच में मांगता फिर रहा है, उतना इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया। और जब पाकिस्तान में ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी पिछले महीने अप्रैल के अंदर, इंडिया ने उसी दौरान अपने देश के अंदर इन सारे के सारे जितने भी ओआईसी के मेंबर्स, खासकर अरब कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स थे, उनके डेलीगेशन को प्रॉपरली बुलाया। और यूएई वाले तो फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए, पाकिस्तान नहीं गए, इंडिया आ गए। तो इस तरीके से ताकि कश्मीरियों को लगे कि यहां धर्म से बड़ी डेवलपमेंट है, और जिस डेवलपमेंट के अंदर पैसा आप इस समय पर लग रहा है वो एक हिंदू कंट्री का ना होकर आपके मुस्लिम कंट्रीज का ही है, और वो मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये जो लॉजिक डेवलप हुआ, ये लॉजिक कहीं ना कहीं कश्मीरियों के दिमाग के ऊपर इंप्रेशन क्रिएट करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये कोई पूरी तलना नहीं है जो अभी हमने आटा भिगोया और तेल गरम किया और पूरी तलना शुरू कर दिया, अब पूरियां निकल के या खाना जो है वो निकल के सप्लाई होने लग गया या आगे बढ़ने लग गया। नहीं, देखिए किसी भी सोशल चेंज को मतलब किसी भी सोशल चेंज को इंप्लीमेंट करना या लाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होता है। वो सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डेवलप होता है, एक बार में कभी भी डेवलप नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। सिस्टम हमेशा धीरे धीरे चलता है, और मैं तो यहां तक कहूंगा बहुत धीरे धीरे चलता है। इस सिस्टम को समझिए आप, क्या है ये सिस्टम। वहां लोगों को डेवलप करने की, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इससे ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा खाने को मिलता था, जिनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर पैसा खाने को मिलता था, उन सब के पत्ते दिए काट। ये वो मतलब जो क्या नाम था, एक वो टेररिस्ट था जिसने 20 के करीब कश्मीरी पंडितों को मारा था, यासीन मलिक, वो जेल में बिठा रखा और कुत्ते जितनी शक्ल बना रखी है उसकी। सोचकर देखिए, जेल में है और कुत्ते जितनी जैसी शक्ल बना रखी है, और उसकी जो वाइफ पाकिस्तान में है वो इस टाइम पर विलाप करती हुई नजर आ रही है कि इंडियन सरकार अत्याचारी है, ये मेरे हस्बैंड को मार देगी, दुश्मनी निकाल रही है, जो भी। यानी जितने सेपरेटिस्ट फोर्सेस थे, महबूबा मुफ्ती को 2 मिनट के अंदर अंदर कर दिया कि चल अंदर बैठो, किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है वहां पर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो दुर्गति कर रखी है वो तो है ही है। अब ऐसे में इंडिया का एक जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। असलियत में माने या ना माने, ये सारी डेवलपमेंट्स के बाद ये जो रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स है, ये असलियत में लिटमस टेस्ट ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी है। इन मोदी रेजीम के अंदर इंडिया की कश्मीरी पॉलिटिक्स का ये एक लिटमस टेस्ट है।
और इस लिटमस टेस्ट के अंदर ये ही एक लिटमस टेस्ट है इंडिया की कश्मीर पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर है, समझे। तो अगर यहां कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कश्मीरी पंडित जो हैं वो और कश्मीर के अंदर बसना शुरू कर देते हैं और कश्मीर 1980 से पहले वाली सिचुएशन में बहुत अच्छे से पहुंच जाता है और एक सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके का बनना शुरू हो जाता है जिससे लोगों में भरोसा बढ़े भारत की मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट के अंदर। तो अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे सेपरेटिस्ट पावर्स और पाकिस्तान जो हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट से ये सेपरेटिस्ट पावर्स और सेपरेटिस्ट पावर्स की सपोर्ट से ये टेररिस्ट्स जो हैं, ये जो भी कश्मीरी पंडित्स रिहेबिलिटेशन के नाम पर कश्मीर जाते हैं उनको ढूंढ कर मारते हैं ताकि कश्मीरी पंडितों को, भाई एक बात बताइए, अब तक 6000 कश्मीरी पंडितों को एज पर रिकॉर्ड 6000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। अब बीजेपी तो और ज्यादा तेजी से रिहेबिलिटेट करने की सोच रही है। अब ऐसी सिचुएशन में 6000 कश्मीरी जो लगातार आगे बढ़ेंगे तो 15-20 हजार अगर हो गए तो 20,000 लोग कश्मीर की 20,000 जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या उन 20,000 लोगों के फैमिलीज को, बीवी बच्चों को स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी क्या फुल प्रोटेक्शन दी जा सकती है? आप अपने दिल से पूछ कर देखिए, क्या उनको फुल प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन दी जा सकती है? क्या आप वहां सरकार की जगह खड़े हो तो क्या यह पॉसिबल आपको दिखाई देता है? आंसर है, क्लियर वर्ड्स में आंसर है नहीं, नहीं दी जा सकती है। अगर नहीं दी जा सकती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है, अगर प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती तो अब जानबूझकर एक एक कश्मीरी पंडित को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मौका लगते ही मार दिया जाता है। वरना हम रोज खबर सुनते हैं कि आज कश्मीर के इस हिस्से में क्या नाम है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एनकाउंटर चल रहा है, आज इस हिस्से में एनकाउंटर चल रहा है और आज इस हिस्से में एनकाउंटर चल रहा है। रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनकाउंटर चल रहा होता है। इसका मतलब जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है सरकार या जो आर्मी है वो उसको वाइप आउट करने के लिए लगी होती है। यानी कि अगर उन्होंने भाई 6 महीने के अंदर उन्होंने 2 दिन में एक एनकाउंटर किया, इसका मतलब ये है कि 180 दिन में 100 एनकाउंटर हो गए, लेकिन 99 एनकाउंटर हुए और एक ग्रुप बच के निकलने में कामयाब हो गया। तभी इससे पहले वाला जो अटैक था वो जून 2021 के अंदर हुआ था। एक स्कूल के टीचर को मार डाला गया था, हालांकि वो कश्मीरी नहीं था लेकिन फिर भी मार डाला गया था। अब कश्मीरी नहीं था, मार डाला गया था, तो अब जो है एक जो ओरिजिनल कश्मीरी था उसे लगभग 6-8 महीने के बाद मारा गया। और जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से 12 कश्मीरी मारे जा चुके हैं। 12 कश्मीरी मारे जाने का मतलब यह है कि लगभग 30 महीने के अंदर 12 मारे गए हैं, यानी कि 2 महीने में एक कश्मीरी को मार दिया गया है। 2 महीने में एक कश्मीरी को मारा जाने का मतलब, और 6000 में से 12 की अगर हम फिगर निकालें तो यहां हमें वो फिगर एक नेग्लिजिबल फिगर मिलती है इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया में। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उस इंसान पर जो कि अपने आप को एक शीप गोट यानी एक जिसे कहते हैं ना शिकारी की बकरी, वो मानकर चलता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कश्मीरी पंडित जो हैं वो भारत सरकार के शिकार की बकरी बन गए हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने भेड़ बनाकर या चारा बनाकर परोस दिया गया है और वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक को पकड़ते हैं, मारते हैं और बाकी कश्मीरियों के दिमाग में
एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट या एक डर पैदा कर देते हैं कि तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही। वरना सोचने वाली बात यह है कि अगर 6000 कश्मीरी कश्मीर में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर पोस्टेड है और वो शांति से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिक्योरिटी है। लेकिन उसमें अच्छा बार बार भारत सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। भारत सरकार का दावा करना कि सब कुछ परफेक्ट है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अगर भाई ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आपके पिताजी टेंशन में और डर के बैठे, भाई मेरा सारा काम बंद हो गया, अब क्या करेंगे, अब रोटी कहां से खाएंगे। पापा कुछ डर हो रहे हो या ना रहे हो या वो डरा ही रहे हो, बच्चे रोने लग जाते हैं कि अब तो हमारा काम बंद हो गया, अब रोटी कैसे खाएंगे। ये बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन से गुजरे होंगे कोरोना पीरियड में, या आपने किसी ना किसी को घर के अंदर कोरोना पीरियड में देखा होगा जब पापा का काम बंद हो गया, सब चीजें जीरो हो गई और उसके बाद एकदम से बच्चे जो हैं वो रोने लग गए, वो टेंशन में ज्यादा आ गए कि अब हमारा क्या होगा, स्कूल बंद, ट्यूशन बंद, ये बंद, वो बंद। कोरोना पीरियड में देखा होगा। यही चीज सरकार के साथ होती है। अगर सरकार के चेहरे पर डर का माहौल होता है, सरकार अगर आपको डरी हुई नजर आएगी, तो जनता में कहीं ज्यादा तेजी से पैनिक फैलता है, और जब जनता के अंदर तेजी से पैनिक फैलता है तो उस पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। श्रीलंका के अंदर जो बर्बादी इस टाइम पर चल रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा एक कारण यह है कि सरकार ने सिचुएशन को हैंडल करने से पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सरकार ने समय रहते सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, और जब सिचुएशन हाथ से बाहर जाती हुई दिखी तो विदेशों से या कैसे भी करके बाहर से मैनेज करके हैंडल कर लेते, और आम जनता को ये ना बताते कि भाई अभी सिचुएशंस बुरी हैं। वहां सब ये कहते हैं सब चंगा यार, बढ़िया है। लीडर को हारते हुए नहीं दिखना चाहिए। लीडर हमेशा जोशीला होना चाहिए। लीडर ऐसा दिखना चाहिए जो आपको देख के कहे, आप उसे देख के कहो यार तेरे को देख के जोश आ जाता है। लीडर को देख के जोश आना चाहिए। और सरकार अगर हारी हुई दिखाई दे रही है तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। श्रीलंका के अंदर यही गलती करी महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने, उन्होंने घबरा के इमरजेंसी लगा दी। भारत में जब 1991 में ऐसा हुआ तो भारत सरकार ने कुछ नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है, कोई सिम्टम कुछ गलत नहीं दिखा रहे, चुपचाप जाके 800 किलो सोना जो है वो गिरवी रखा, पैसे मंगाए, सिस्टम चलाया, और उसके बाद सरकार जब नहीं आई, नई सरकार ने दोबारा से सिस्टम को ठीक किया और पूरे के पूरे सिचुएशंस को हैंडल करके ले गए। ये रियलिटी है। सिस्टम को हैंडल करके ले गए, सिस्टम चेंज कर गए बिना जनता में पैनिक फैलाए। उस समय 1990s के अंदर अगर एक बार अखबार में ये खबर छप जाती कि भारत कंगाल हो चुका है, अब क्या होगा, पूरे देश के अंदर जो हाहाकार मस्ती ना 30 टुकड़े हो चुके होते। यही लीडरशिप होती है। उस समय वो कितना मर्जी लड़ रहे थे, देश के जो बर्बाद हालात थी वो जनता के सामने नहीं आई। उससे पहले अंदर खाते सारे नेताओं ने बैठकर सिस्टम को हैंडल कर लिया और सिचुएशंस को कंट्रोल करके ले गए। ये नेचर होता है। कश्मीर के अंदर भी यही है। सरकार को बार बार ये कहना पड़ेगा, चाहे अंदर कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, चाहे पहले से 4 गुना ज्यादा आतंकवादी क्यों ना आ रहे हो, लेकिन सरकार को जोश में बताना पड़ेगा, अरे सब ठीक है, टेंशन नहीं है। हालांकि मेरा मानना यह है कि जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें सब जितना दावा किया जा रहा है उसका 95% तक ठीक है। 5% भले ही कम हो, 95% ठीक है। जिस तरीके के रिकॉर्ड्स इस टाइम पर नजर आ रहे हैं, चाहे वायलेंस के हुए, चाहे कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट हुए, चाहे कुछ भी हुए, और कहीं ना कहीं ये जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मारा गया है, ये इन सेपरेटिस्ट फोर्सेस का एक डीमोरलाइज्ड माइंडसेट को भी दिखा रहा है कि ये अंदर से टूट चुके हैं, घबराए हुए हैं और सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन के अंदर उल्टी सीधी हरकतें और खासकर कश्मीरी पंडितों को घात लगा के निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि मार के चुपचाप निकल लें, 24 घंटे से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया। यह भारत सरकार की ताकत है कि एक चूहा बॉर्डर क्रॉस करके घर के अंदर तक आ गया, उसने हमारे घर के एक बंदे को काट खाया, तो हमने क्या किया, उसको वही मार दिया। अब वो अपने बिल में नहीं घुस पाया या वो छुप नहीं पाया, उसे पहले मार दिया गया। ये जो सिचुएशन है ये बता रही है कि भारत सरकार की पैठ और भारत सरकार का एस्पियोनेज सिस्टम यानी खुफिया तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है कि 24 घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया। ये भारत सरकार की जीत और
पाकिस्तान और सेपरेटिस्ट फोर्सेस और टेररिस्ट फोर्सेस की हार और उनके डीमोरलाइज्ड स्टेट को दिखा रहा है। वो अब लास्ट में आम आदमी पे हमला करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके 370 के मामले में सरकार को गलत प्रूव किया जाए। हालांकि अपोजिशन का अपना राग है, वो अलापता रहेगा, लेकिन मेरा एनालिसिस यही कह रहा है कि ठीक है यार, जो चल रहा है उसमें अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए। अपोजिशन का काम है शोर मचाना, मचाओ। अगर अपोजिशन नहीं मचाएगा तो सरकार रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन सेपरेटिस्ट फोर्सेस डिमोरलाइज हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा, और मेरे हिसाब से ये इस मामले में ठीक है कि बहुत ज्यादा अगर कवर कर दिया तो पैनिक ज्यादा फैलेगा, ज्यादा पैनिक फैलेगा, और वो जो ज्यादा पैनिक होगा वो खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से सरकार के एक और मामले के ऊपर हमने डिस्कस किया। कश्मीर पॉलिसी का ये वाला एंगल भी आपको अपने आंसर्स में लिखने को कहीं ना कहीं मिलेगा कि असलियत में जो फैक्टर्स हैं ये कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो मोटे तौर पर ये दिखाई दे रही है। तो आपको ये मेरी वीडियो जो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है यार। धन्यवाद।